सवाल आपसे और एक सवाल जयराम जी से। पहला आपसे सवाल है कि अब तो भोलेनाथ का पूजा हो गया, राम मंदिर आप पूरा ये टीम कब जाएगी? एक आपसे और देखिए, हम आते हैं मिथिला से, उनका भी जोड़ देते हैं। हम पहले जवाब इसका दे देते हैं। जब हम जाएंगे आपको पहले खबर बताएं। एक जवाब किसी की निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, जब हमें जाना है हम जाएंगे। बस हो गया ना। सर का सवाल है, सर से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब जब आप गृह मंत्री थे और ग्रामीण विकास मंत्री थे तो बोकारो आए थे और कई एक्शन प्लान आपका बनाया हुआ एक्शन प्लान बोकारो की फाइल में है और बगल में आपके ग्रामीण विकास राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री बैठे वो फाइल। शुक्र है कि आप याद रख रहे हैं। तो 10 साल पहले मैं यहाँ आया था, मैंने झारखंड के हर जिले का मैंने दौरा किया। मुगरा एक्शन प्लान पर कब तक काम होगा और पलामू का वो एक्शन प्लान कब तक वो फाइल पड़ी रहेगी राज्य के? देखिए, वो जो प्लान बनाया गया था वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होते हुए मैंने बनाया था, केंद्रीय सरकार की भूमिका थी। 2014 से आप ये सवाल पूछ सकते हैं, जो सारे योजनाएं बनाए गए थे, सारंडा एक्शन प्लान बनाया गया था, आपको याद होगा। सारंडा एक्शन प्लान का क्या हुआ? पूरे हाट के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया था, लातेहार के लिए एक परियोजना बनाई गई थी, अलग अलग जिलों के लिए हमने एक परियोजना बनाई थी। उसका क्या हुआ? 10 साल से क्या हुआ? कितने बार प्रधानमंत्री आए हैं बताइए? कितने बार प्रधानमंत्री आए हैं? कितने बार ग्रामीण विकास मंत्री आए हैं हर जिले का दौरा करने के लिए? कौन है ग्रामीण विकास मंत्री? आप बता सकते हैं? नहीं, अभी कौन है? अभी तो देखिए, नामे नहीं पता। अभी नाम ही नहीं पता। सब मोदी जी। आपके पड़ोसी राज्य के मंत्री है वो। सब मोदी जी। हाँ जी, कन्हैया जी, एक सवाल है। आप श्री कृष्ण बाबू का नाम लिए और बोले कि उनको मंदिरों में प्रवेश कराया गया। क्या श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि आडवाणी को भी दे दिया गया? आडवाणी जी को भारत रत्न दे दिया गया है, उसके बारे में जो कुछ कहना है मैंने कल कह दिया है। नहीं, इससे सवाल है। ठीक है, चलिए अगली चलिए। ये डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। ममता बनर्जी का एक बयान आया है। हाँ, कई बयान आते हैं। आज का बयान क्या है? बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर नहीं चल रही है, अगर नहीं चलेगी तो 40 सीट भी नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। 23 जून को नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया था, 18 पार्टियां आई पटना में, इंडिया गठबंधन बना। बाद में बेंगलुरु में 17 और 18 जून 28 पार्टी मौजूद थे। तब 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरी बैठक हुई। ये सब बैठकें हुई क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का मकसद यही रहा है कि हम सभी को लेकर चलेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम निकालेंगे जो सबको स्वीकार होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ कठिनाइयां आई हैं सामने, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, टीएमसी के नेता भी समझते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी समझते हैं कि हम ये विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हम विधानसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनाया गया है। जो मुकाबला का सामना हम कर रहे हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने में कोई कदम नहीं छोड़ेगी। मैं समझता हूं ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और वो इंडिया गठबंधन का टीएमसी एक हिस्सा है। इस बीच कुछ बयान आते रहते हैं, उनके ओर से, हमारे ओर से भी। ये आपको मसाला मिल जाता है, पर हकीकत यह है कि बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं। बातचीत चल रही है, रनिंग कमेंट्री में नहीं दूंगा। 10, 20, 23, 40, 1, 2, 3। ममता जी ने कहा है कि वो 42 सीटें लड़ेंगी, वो उनकी राय है। पर जब हम गठबंधन में हैं, बातचीत होती है, गठबंधन में लेन देन होता है, हम कुछ देते हैं हम कुछ लेते हैं। हमारी ओर से 42 सीटें उनका लड़ना कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ बैठकर तय करेगी और जब तय होगा उसकी घोषणा होगी।
पाएगी लोकसभा में? कितना अनुमान है कि कितना लक्ष्य क्या है आपका? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कहूंगा कि इतना सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पर मैं एक चीज आपको याद दिलाऊंगा। आप लोग, मैं जानता नहीं हूं कि नहीं, आप एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म हुआ करता था 1950 के दशक में, 20 साल बाद, आपको याद है? 20 साल बाद उसके गाने आज भी मशहूर हैं। 2003 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी का मनोबल बहुत गिर गया था। हम छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे। अखबारों ने लिखा कांग्रेस पार्टी गई, और तब इंडिया शाइनिंग था, इंडिया शाइनिंग था, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री थे। पर 20 साल बाद क्या हुआ? मई 2004 में क्या हुआ? किसकी पार्टी बनी? किस गठबंधन की पार्टी बनी? इंडिया शाइनिंग, इंडिया गोइंग हो गया। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमें बिना डर के, हम बिना मनोबल गिराए हुए हम ये चुनाव में उतरे हैं। ये वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। चुनाव के लिए जो हमें तैयारी करनी है वो किया जा रहा है। हम हर सीट पर मजबूती से लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे जहां हम अपने बल पर लड़ रहे हैं, और जहां गठबंधन के रूप के हिस्से में हम लड़ रहे हैं, हम गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये मत सोचिए कि नतीजा सुनिश्चित है। 2024 के चुनाव का नतीजा सुनिश्चित नहीं है। ये ढिंढोरा पिटाया जा रहा है कि जीत गए, जीत गए, जीत गए। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मेरे तीसरे टर्म में यह कहूंगा। पंडित नेहरू ने कभी कहा था कि मैं दूसरे टर्म में यह करूंगा, मैं तीसरे टर्म में यह करूंगा? क्या इंदिरा गांधी जी ने कभी कहा था? क्या नरसिम्हा जी ने कहा था? क्या राजीव गांधी जी ने कहा था? क्या मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2009 में कि मेरे सेकेंड टर्म में मैं ये करूंगा? ये अहंकार आचार्य है ना, सभी के आंखों में धूल धार रहे हैं। मेरे तीसरे टर्म में मैं ये करूंगा, वो करूंगा। इनको तीसरा टर्म मिलना कोई सुनिश्चित बात नहीं है। इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, और हम इस चुनावी जो मशीन है और सबको कंट्रोल में रखी गई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया, सभी संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन, हमारी पार्टियों को, इंडिया पार्टियों को इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है 6 महीने से। एक संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है हम इलेक्शन कमीशन को जाएं और जो ईवीएम के बारे में हमारी जो आशंकाएं हैं उसको अवगत कराएं, एक मेमोरेंडम दें। वो भी नहीं, उसकी अनुमति भी नहीं मिल रही है। मैं 6 महीने से खत लिख रहा हूं, हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए। और ये स्थिति है हमारी लोकतंत्र की। अहंकाचार्य ने जो लोकतंत्र की स्थिति बनाई है, तो ये मत करिए, ये मत सोचिए कि 2024 के चुनाव का नतीजा पहले ही का थर्ड टर्म, तीसरा टर्म आने वाला है। और धन्यवाद। और कुछ मेरा एक सवाल है ना, एक लास्ट विश्वास मत पर कुछ नहीं पूछेंगे। एक पहले उनको देखिए, मैं एक भी चीज कहूं, विश्वास मत पर कुछ कहना चाहता हूँ। विश्वास मत पर बहुमत हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमारे इतिहास में, सामाजिक इतिहास में घोड़ों का एक विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं ना, सबसे बड़ा यज्ञ हमारे सामाजिक इतिहास में अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ करने में बहुत कुशल है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। महाराष्ट्र में इन्होंने किया, बिहार में किया, अलग अलग राज्यों में यहाँ भी करने की प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों का व्यापार बिल्कुल विफल होगा। बहुमत मत हम जीतेंगे, और जो कार्यकाल बाकी है, 1 साल बाकी है इस गठबंधन सरकार का,
वो जरूर हम उसको समाप्त करेंगे। और जब जो विशेष अदालत है उन्होंने हेमंत सोरेन जी को अनुमति दी है कि आप इस वोट में भाग ले सकते हैं, ये दिखाता है कि ईडी का केस कितना मजबूत है। ये तो एक षड्यंत्र है, उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति का एक प्रतीक है। अभी 1 मिनट हमारे राजेश जी को कहना चाहते हैं। मत ये विश्वास मत पर। थैंक यू। अगर किसी को विश्वास मत के बारे में कोई किसी तरह की कोई शंका है तो ये शंका मैंने 5 दिन पहले दूर कर दी थी, जब कहा था कि ठोक के बनाएंगे सरकार, और सरकार बनाने का काम किया जब गवर्नर साहब नहीं बुला रहे थे। जैसे ही पता चला कि राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी की आहट सुनकर के घबराहट में तुरंत से शपथ ग्रहण कराया गया। तो ऐसा नहीं है, संविधान जिंदा है और संविधान की रक्षा के लिए हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा आज हमने सुबह से देखी है, पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, अद्भुत है। आपके शहर का आदमी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आप लोग लगातार सवाल पूछते रहते हैं, धन्यवाद सर। इन्हीं छोटे सबके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। तो हाँ बोलिए। हमारा एक सवाल है, केंद्रीय एजेंसियां कई घोटाले उजागर की, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाकर बताने में नाकाम क्यों? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, पर सारे संस्थाओं पर इनका कब्जा है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे देश के लोकतंत्र का जो एक महत्वपूर्ण संस्था है, मीडिया पर भी उनका कब्जा है। मैं आप पर कब्जा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मालिकों पर कब्जा है। तो जिस माध्यम से हम जनता के बीच में जा सकते हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकला क्यों? राहुल जी के मन में क्यों ये सोच आया कि हम यात्रा निकालें? 4000 किलोमीटर लंबा यात्रा और ये 6200 किलोमीटर लंबा यात्रा, क्योंकि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच में जो चैनल है कम्युनिकेशन का, वो सब बंद पड़ा हुआ है। संस्थाएं हमें टाइम नहीं देती हैं, मीडिया जो हम कह रहे हैं उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा यात्रा निकालें ताकि हम सीधे संपर्क करें जनता से। यही तो हमारा मकसद है। पर ये जो संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का, ये पहले कभी नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बनेगी जरूर, पहला काम होगा जो कानून में संशोधन किए गए थे मोदी कार्यकाल में, ताकि इन संस्थाओं को इतना अधिकार दिया जाए लोगों को पीड़ा करने के लिए, वो जरूर हम संशोधन लाएंगे उन कानूनों में। रवि जी, एक सवाल और। कन्हैया जी, एक सवाल है। भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो कदम जिन राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके जो सहयोगी साथी हैं, यहाँ नहीं ना छूटा, यहाँ तो नहीं हुआ। और राहुल की बीजेपी के लिए प्रचार क्या? देखिए, सबसे पहले एक ना बड़ी मशहूर किताब है, जहम जहम चरण परे गौतम की, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध, जब आपको मालूम है वो सिद्धार्थ थे, वो जब बिहार आए तो वो जो है महात्मा बुद्ध हो गए। एक तो ये जो इलाका है जहाँ से हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, यहीं के हैं आप। ये इस देश का राजनीतिक कलेवर तय करता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब आसाम हम पहुंचे सर, तो गुवाहाटी में जिस रास्ते से हमको नहीं जाने दिया गया, राहुल जी को नहीं जाने दिया गया, उस रास्ते से नड्डा जी गुजरे और अभी प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के यात्रा में कम लोग जुटेगा, यही ना, तभी तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या तर्क दिया गया कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग जुट जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में लोग नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री को कोई देखने नहीं आएगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, इसीलिए उनको जाने दिया जा रहा है, हमको नहीं जाने दिया गया। और मणिपुर में जब यात्रा शुरू हुई तो जहां सबकी रैली होती है वहीं हमारी भी रैली होनी थी, उसका परमिशन कैंसिल कर दिया गया। गुवाहाटी में जो मेन रास्ता है वहां से इंटर नहीं करने दिया गया। जब बंगाल आए, ठीक है, तो खूब हवा दिया गया कि टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई। अरे ये कौन सी नई बात है? राजनीति में वाद विवाद होते रहता है,
लेकिन मीडिया में इसको क्यों इतना हवा दिया जा रहा है? मतलब झारखंड में बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां भी ममता जी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? जब बिहार पहुंचे तो कहा गया कि देखिए नीतीश जी छोड़ करके चले गए। आप जब झारखंड आए तो यहां सरकार गिराने का प्रयास किया गया। क्यों? इस पर सब लोग विचार कीजिएगा। सब लोगों को विचार करने की जरूरत है कि सब कुछ मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जो है एजेंसियां और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी का तंत्र एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है उस आदमी की छवि को टार्निश करने के लिए। क्यों? यह विचार हम सब को करना चाहिए। यह विचार राहुल गांधी को करने की जरूरत नहीं, यह विचार जो है कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। यह विचार इस देश को 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत है कि आखिर इस इंसान के पीछे सब कुछ क्यों पड़ा हुआ, सब हाथ धो करके उसके पीछे क्यों पड़े हुए, वो कौन सा सवाल उठा रहे हैं जिससे इतनी घबराहट है? आपको पता है, वो समझ गए हैं कि देश को कैसे दोस्त के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। वो समझ गए हैं कि जो आजादी हमने अंग्रेजों से ली, जो देश हमने बनाया, उसको कैसे बेचा जा रहा है। वो समझ गए हैं कि इस देश में बेरोजगारों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, महिलाओं को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, किसानों को, मजदूरों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे यह जो तबका है, नौजवानों का, किसानों का, आदिवासियों का, बीड़ी मजदूरों का, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का, गिग वर्कर का, ऑटो चलाने वाले कूलियों का, उनका जो स्वागत है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए लोग नहीं है। जब हम कटिहार से गुजर रहे थे तो कूलियों का एक जत्था आकर के राहुल जी से मिलने के लिए आया, बीड़ी मजदूर आए, किसान आए, नौजवान आए, अग्निपथ की तैयारी करने वाले जवान आए जो दौड़ते हैं सुबह सुबह आकर के, क्योंकि उन सब के अंदर यह भरोसा पैदा हो रहा है कि हमारे लिए अगर कोई बोल सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है, यह जो लूट चल रही है देश में, जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इसी से घबरा करके इन्होंने बहुत ठीक कहा, राहुल गांधी की जहां भी होती है आहट, भाजपा में जबरदस्त मच जाती है घबराहट। और उस घबराहट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये जरूरी है कि बिना बात का विवाद किया जाए। तो हम आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहते हैं, राहुल गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं, इस देश को बनाने में भूमिका निभाई है और इस देश को बचाने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। रवि इन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। आज ठीक 9 महीने पहले मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई। आप जानते हैं लाखों लोग विस्थापित हुए, 300 या 400 लोग मारे गए। समुदायों के बीच में तनाव, शक, भय का वातावरण फैल गया। 9 महीने हो गए, आज ठीक 9 महीने पहले। पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है मणिपुर में, एक शब्द नहीं कहा। कल शाम को गुवाहाटी गए। गुवाहाटी से इम्फाल 40 मिनट का ट्रेन रास्ता है, 40 मिनट का। मणिपुर नहीं गए। कल मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से नहीं मिले। आज तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, फोन पर भी नहीं की। उन्होंने विधायकों से मुलाकात नहीं की है। उनको 2/3 बहुमत है विधानसभा में, बीजेपी के विधायकों से मुलाकात नहीं की है। बीजेपी के 2 सांसद हैं लोकसभा में और 1 सांसद मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनसे मिले नहीं हैं। राज्यसभा में मणिपुर के 1 राज्यसभा एमपी हैं, 2 महाराजा के परिवार, पूर्व महाराजा के परिवार से आते हैं, उनसे मुलाकात नहीं की है। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? 9 महीने तक ना मिले हैं किसी से, ना किसी से बात किए हैं, ना मुख्यमंत्री से, ना कोई राजनीतिक दल से, और मणिपुर आज भी चल रहा है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत
हमने 14 जनवरी को मणिपुर से ही किया था, क्योंकि राहुल जी चाहते थे कि एक संदेशा जाए कि मणिपुर का दुख, मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है, देश का दुख है। ये सिर्फ मणिपुरियों तक सीमित नहीं है। पर अजीब प्रधानमंत्री है, 9 महीने तक उन्होंने उचित नहीं समझा कि मणिपुर पर कुछ बोले। 1 घंटे के लिए वो इम्फाल जाए, एक बैठक करें, लोगों के साथ मुलाकात करें और कहें उनको कि आप डरिए मत, मैं हूं ना। सब जी कहते हैं मैं हूं ना। हाँ रवि, अखिलेश यादव ने बोला है कि भारत जोड़ो यात्रा अखिलेश यादव को लेकर यूपी में जब आएगी उनको जानकारी भी नहीं और उनको इनवाइट भी नहीं किया गया। मैंने इसका जवाब दे दिया है, पहले ही दे दिया है। अभी अभी जो यूपी का कार्यक्रम है, अभी उसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है, बहुत डिटेल है, 11 दिन का प्रोग्राम है। उम्मीद है कि 16 तारीख दोपहर को हम यूपी में प्रवेश होंगे। 1-2 दिन में, कल शाम तक या परसों सुबह तक जो अंतिम रूप दिया गया है, जो फाइनल प्लान है, वो हम हमारे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको दे देंगे, उनके साथ साझा करेंगे। और हमारा ये मानना है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं यूपी में, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, पर इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करेगा। तो मैंने देखा है कि अखिलेश जी का एक बयान था, मैंने तुरंत उसका जवाब दिया है कि हम, क्योंकि अंतिम रूप नहीं दिया गया है, परिवर्तन हर घंटा हो रहा है, 11 दिन एक लंबा, सबसे लंबा यात्रा उत्तर प्रदेश में ही है, पर हम जरूर अखिलेश जी को, जयंत चौधरी को और अपना दल का एक जो हिस्सा है, जो हमारे इंडिया गठबंधन का एक अंग है, एक हिस्सा है, उनको भी पूरी जानकारी देंगे। ये निमंत्रण पहले से दिया है, इसमें कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। उनका आना, उनका भाग लेना हमारे लिए नहीं, उनके लिए नहीं, पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।